दोस्तों, मैं राजीव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके महाकुंभ में। दोस्तों, लाइब्रेरी साइंस वन लाइनर क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ को हम लोग जो है कंटिन्यू देख रहे हैं। तो अभी तक जो है हमने 1500 प्रश्नों को जो है कंप्लीट कर लिया है। आज इसके आगे के प्रश्नों को देखेंगे। अगर आपने इन वीडियोस की पहले नहीं देखा है क्वेश्चंस को, तो आप जो है राजस्थान लाइब्रेरियन के नाम से मैंने इसका प्लेलिस्ट बना दिया है, इसको आप जाके देख सकते हैं। और आरपीएससी लाइब्रेरियन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की भी हमारी जो है कंटिन्यू सीरीज चल रही है, तो उसे भी आप जाके देखना चाहें तो देख सकते हैं। चैनल के प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियोस जो है स्टडी मटेरियल आपके लिए प्रोवाइड है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो देर न करते हुए सीधा क्वेश्चंस को देखेंगे। नॉन स्टॉप 100 क्वेश्चन को, जो कि आपके किसी भी लाइब्रेरियन के एग्ज़ाम में, चाहे वो केबीएस हो, एनबीएस हो, राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग हो, लोक सेवा आयोग हो, उन सभी के लिए ये इम्पोर्टेंट रहेगा। तो चलिए देखते हैं। अगर पसंद आए तो जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और कर रखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और लाइक जो है करना ना भूलिएगा। तो देखते हैं आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को। पहला प्रश्न हमारा है कि वैज्ञानिक प्रबंधन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है किसने किया था? तो लुईस बंटिंग ने जो है 1910 में वैज्ञानिक प्रबंधन शब्द का प्रयोग लुईस बंटिंग ने जो है 1910 में किया था। अगला प्रश्न, वैज्ञानिक प्रबंधन का जनक किसे कहा जाता है? तो F.W. टेलर को। दोनों में देखिए डिफरेंट है, प्रयोग यहाँ पे है और यहाँ पे जनक है, यानी कि फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। अगला है, प्रबंधन का शास्त्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो F.W. टेलर ने। अगला प्रश्न है, क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया था? F.W. टेलर ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं। आगे है, सिस्टम स्कूल ऑफ मैनेजमेंट का संबंध किससे है? F.W. टेलर से। अगला प्रश्न है, प्रबंधन का सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का जनक किसे कहा जाता है? तो हेनरी फ्योल को। आगे है, सर्वप्रथम प्रबंधन का सिद्धांत किसने दिया था तथा कब दिया था? तो हेनरी फ्योल ने जो है 1949 में। आगे देखते हैं, वह बजट कौन सा है जिसमें व्यय कीमतों को विस्तृत भागों में विभाजित किया जाता है और उन्हें पुनः उपवर्गों में जो है विभाजित किया जाता है? तो लाइन बजट। अगला प्रश्न है, लाइन बजट आधारित होता है तो पिछले साल के व्यय पे। आगे देखते हैं, किस प्रकार के बजट में संगठन के द्वारा एक निश्चित धनराशि पुस्तकालय को उपलब्ध कराई जाती है, फिर वह धनराशि कोई ठोस आधार पर न हो करके मनमाने आधार पर निर्धारित की जाती है? तो एक मुश्त बजट कहा जाता है, यानी कि एक ही बार जो है प्रोवाइड कर दिया जाता है। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के बजट में एक विशिष्ट फार्मूले के द्वारा संसाधनों का बंटवारा स्वीकृत किए गए संसाधनों पर आधारित हो तो उसे परिशुद्ध या फार्मूला बजट कहते हैं? अगला प्रश्न है, पुस्तकालय में क्रय की गई पुस्तकों का भुगतान किस प्रक्रिया के बाद होता है? तो परिग्रहण के बाद होता है। आगे है, लाइन बजट किस पर आधारित होता है? तो पिछले साल के व्यय पे। अगला प्रश्न है, विश्वविद्यालय पुस्तकालय के लिए वित्तीय स्रोत कौन कौन से हैं? तो विश्वविद्यालय बजट, यूजीसी अनुदान, राज्य सरकार द्वारा दिया गया अनुदान। आगे है, लेखा परीक्षण या ऑडिट कितने प्रकार की होती है? तो 2 प्रकार की। आगे है, लेखा परीक्षण के 2 प्रकार कौन कौन से हैं? तो प्री ऑडिट और पोस्ट ऑडिट। आगे देखते हैं, यूजीसी के सहयोग से किस कमेटी ने महाविद्यालय के लिए 200 रुपया प्रति शिक्षक और 15 रुपया प्रति विद्यार्थी के सूत्र की अनुशंसा की है? तो रंगनाथन कमेटी, जो कि 1957 में गठित की गई थी। आगे है, PPBS का पूरा नाम क्या है? तो प्लानिंग, प्रोग्रामिंग, बजटिंग सिस्टम। अगला प्रश्न है, PPBS को सर्वप्रथम कब प्रारंभ किया गया? तो 1961 में। आगे है, PPBS को सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया? तो यूएसए के जो है रक्षा विभाग के रॉबर्ट मैकनामारा ने किया था। आगे है, PPBS क्या है? तो बजट बनाने की तकनीक है। आगे है, PPBS का संबंध किससे है? तो विस्तृत सूचना की
आवश्यकता से है। अगला है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी ने शैक्षिक पुस्तकालय के लिए कर्मचारियों के वेतन हेतु कितना बजट निर्धारित किया है? तो कुल बजट का जो है 50%। आगे देखते हैं, एस आर रंगनाथन के अनुसार शैक्षणिक पुस्तकालय के लिए कर्मचारियों हेतु कितना बजट जो है निर्धारित किया गया है? तो 50%। आगे है शैक्षणिक पुस्तकालय के लिए रंगनाथन ने पुस्तक एवं पत्र पत्रिकाओं तथा मरम्मत पर कितना खर्च करने का सुझाव दिया? तो पुस्तक व पत्र पत्रिकाओं पे 40% और मरम्मत बाइंडिंग वगैरह जो खर्च होता है अलग से उस पे जो है 10%। आगे है शैक्षणिक पुस्तकालय के लिए यूजीसी ने पुस्तक एवं पत्र पत्रिकाओं तथा मरम्मत पर कितना खर्च करने का सुझाव दिया? तो पुस्तक पे जो है 30, पत्र पत्रिकाओं पे जो है 3, जल्दसाजी पे जो है 7 व अन्य के लिए 10, कुल जो है 50% हो गया। ये इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि आपको जल्दी ये प्रश्न जो है देखने को नहीं मिलेंगे। आगे देखते हैं, स्पेशल लाइब्रेरी को फंड जो है कहाँ से प्राप्त होता है? तो पैतृक संस्था से। आगे है भारत में विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय पुस्तकालय के लिए स्टाफ फार्मूला का प्रतिपादन किसने किया था तथा कब किया था? और यूजीसी ने इसे कितनी बार संशोधित किया? तो रंगनाथन ने किया था 1958 में और 2 बार संशोधन हुआ 65 और 79 में। आगे है पुस्तकालय बजट का सबसे अधिक खर्च किस पे होता है? तो कर्मचारियों के वेतन पे। आगे है ऐसा शुल्क जो पुस्तकालय द्वारा पुस्तकों के देय दिनांक के पश्चात पाठकों से वसूल किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो अतिदेय शुल्क, पुस्तकालय कालित शुल्क भी उसे कहा जाता है। आगे है पुस्तकालय दंड शुल्क को पुस्तकालय कालित शुल्क यानी कि ओवर ड्यूज चार्ज जिसे कहा जाता है, किसने कहा है? तो रंगनाथन महोदय ने कहा है। आगे है ऐसी रचना जो पुस्तकालय द्वारा पुस्तकों के देय दिनांक के पश्चात पाठकों को जो पुस्तक को वापस न करने पर स्मरण है, ये टाइपिंग मिस्टेक है, मरण लिख दिया गया है तो ये टाइपिंग मिस्टेक है, स्मरण पत्र होता है उसे कहा जाता है, तो कालित सूचना पत्र जो है कहा जाता है। अगला प्रश्न है कोलंबिया निर्गम प्रणाली का विकास कब हुआ था? तो 1952 में। अगला प्रश्न है पुस्तकालय का बजट कितने वर्षों में पे जो है पेश किया जाता है या कितने वर्षों के लिए बनता है? तो 1 वर्ष के लिए बनता है। आगे है पुस्तकालय का सबसे महत्वपूर्ण विभाग कौन सा होता है? तो अर्जन विभाग या अधिग्रहण विभाग। अगला प्रश्न है पुस्तकों का अर्जन करना परिग्रहण करना माफ कीजिए, पुस्तक का चयन करना, अर्जन करना, परिग्रहण करना किस विभाग का कार्य है? तो अर्जन विभाग का कार्य है। अगला प्रश्न है पुस्तकालय के पुस्तकों की वृद्धि कौन सा विभाग करता है? तो अर्जन या अधिग्रहण विभाग करता है। अगला प्रश्न है पुस्तक के क्रय संबंधित प्रक्रिया को पूरा करने के बाद उसे किस विभाग में भेजा जाता है? तो टेक्निकल सेक्शन में भेजा जाता है। अगला प्रश्न है पुस्तकों को निधानी पर व्यवस्थापन से पहले वर्गीकरण तथा सूचीकरण का कार्य कौन करता है? तो तकनीकी विभाग करता है। अगला प्रश्न है पुस्तकों का आदान प्रदान, पुस्तकों का आरक्षण, जुर्माना शुल्क, विलंब वसूली आदि कार्य कौन सा विभाग करता है? तो परिसंचरण विभाग करता है। अगला प्रश्न है पुस्तकालय में पाठक और पुस्तक के मध्य संपर्क स्थापित करने का कार्य कौन से विभाग करता है? तो संदर्भ विभाग करता है। आगे देखते हैं पुस्तकालय का हृदय किसे कहा जाता है? तो संदर्भ विभाग को कहा जाता है। अगला प्रश्न है पुस्तकालय में पत्र पत्रिकाओं एवं सामयिक प्रकाशनों की खरीद एवं व्यवस्था का कार्य कौन सा विभाग करता है? तो सामयिक विभाग करता है। पीरियोडिकल सेक्शन जो होता है वही करता है। अगला प्रश्न है पत्रिकाओं की संख्या, पत्रिका की सूची, पत्रिकाओं के लेखों का सारांश, अनुक्रमणिका की संख्या इत्यादि का कार्य कौन सा विभाग करता है? तो सामयिक विभाग करता है। अगला प्रश्न है पुस्तकालय के किस विभाग ने दुर्लभ ग्रंथों पांडुलिपियों का संग्रह किया जाता है? किस विभाग में किया जाता है? तो हस्तलिखित ग्रंथों का विभाग कहा जाता है, मैन्युस्क्रिप्ट डिपार्टमेंट उसे कहते हैं। अगला प्रश्न है पाठक की मांग के अनुसार फोटोकॉपी करने वाला विभाग कौन होता है? तो प्रतिलिपिकरण विभाग होता है। आगे है
पुस्तकालय में पाठ्य सामग्री के रख रखाव और संरक्षण का कार्य कौन सा विभाग करता है? तो अनुरक्षण विभाग करता है। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम संदर्भ सेवा की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? तो सैमुअल स्वीट ग्रीन के द्वारा जो है दी गई है। आगे देखते हैं, पुस्तकालय की किस सेवा को प्रारंभ से अंत तक नहीं पढ़ा जाता है तथा यह सेवा तथ्यों पर आधारित होती है तथा इसकी रचना विशिष्ट जानकारी प्रदान करने के लिए की जाती है? तो संदर्भ विभाग। आगे है, संदर्भ सेवा के न्यूनतम, मध्यम और अधिकतम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो सैमुअल रॉथस्टीन ने किया। अगला प्रश्न है, तकनीकी विभाग के द्वारा कौन से दो कार्य संपन्न किया जाता है? तो वर्गीकरण और सूचीकरण। आगे है, ग्रंथ संग्रह किस विभाग का कार्य है? अर्जन विभाग का। अगला प्रश्न है, पुस्तकालय सामग्री को और अधिक खराब होने से बचाने के लिए किए जाने वाले भौतिक एवं सामयिक उपचार को कहते हैं? तो संरक्षण करना। अगला प्रश्न है, चार्जिंग ट्रे का स्टैंडर्ड साइज क्या होता है? तो लंबाई 12 इंच, चौड़ाई 7 इंच। अगला है, पुस्तकालय में पत्रकों को रखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो चार्जिंग ट्रे का। अगला प्रश्न है, पुस्तकालय में पत्रक की साइज क्या होती है? तो 12.5 गुणे 7.5 सेंटीमीटर अथवा 5 गुणे 3 इंच। आगे देखते हैं, पुस्तक पत्रक की मोटाई कितनी होती है? तो 0.025 सेंटीमीटर। अगला है, यदि एक पुस्तकालय में 10,000 ग्रंथों की सेवा प्रदान करना चाहता है तो उसे कितने कैटलॉग की ज़रूरत होगी? तो 10। आगे है, 1,000 ग्रंथों पर कितने कैटलॉग ट्रे की जो है आवश्यकता पड़ती है? तो 1। आगे है, फलक पर पुस्तकों की पंक्ति के अंत में पुस्तकों के सपोर्ट के लिए किसका प्रयोग जो है किया जाता है ताकि पुस्तकें टेढ़ी मेढ़ी ना हो सकें, वह सीधी खड़ी रहें? तो बुक सपोर्ट। आगे है, प्रवेश द्वार पर पाठक अपना सामान रखने के लिए किसका उपयोग करता है? तो सामग्री पटल या प्रॉपर्टी काउंटर का प्रयोग किया जाता है। आगे है, ओवर ड्यू चार्ज या देय शुल्क जिसे कहते हैं, संग्रह करने वाली मंजूषा को क्या कहा जाता है? तो कंसाइंड बॉक्स कहा जाता है। आगे है, एक नए पुस्तकालय में 25,000 जो है पुस्तकों के लिए कितने द्विमुखी निधानियों की आवश्यकता होती है? तो 25 से 30। दोनों साइड जो रहता है ना, जो खड़ा किया जाता है, स्टील का आजकल बनने लगा है, पहले तो लकड़ी का ही होता था लेकिन अब जो है स्टील का होने लगा है। दोनों साइड में रहता है, बीच में खड़ा कर दिया जाता है। अगला है, पिंजन हॉल रेक किस प्रकार की निधानी का एक प्रकार है? तो आवधिक प्रदर्शन रेक। अगला प्रश्न है, पुस्तकालय में आई हुई नई पुस्तक या उससे संबंधित आवरण के प्रदर्शन के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो प्रदर्शन पटल का। आगे, प्रदर्शन पटल या डिस्प्ले बोर्ड किस प्रकार का होना चाहिए? तो कबूतर खाना, सीढ़ीनुमा, झुकाव वाला या गोल घूमने वाला। आगे है, पुस्तकालय का बजट किस वर्ष के लिए तैयार किया जाता है? तो आगामी वर्ष के लिए। आगे है, निधानियों के आवंटन हेतु कार्यकारी डाटा के रूप में पुस्तकालय के लिए लागत की मदों को कौन अपनाता है? तो पुस्तकालय बजट। अगला प्रश्न है, त्रिपत्रक प्रणाली में उरकंडों का जो है आकार कितना होता है? तो 5 गुणे 3 इंच। आगे है, ब्राउने निर्गम आगम पद्धति का विकास कब हुआ था? तो 1895 में। आगे है, ब्राउने निगम आगम पद्धति का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो नीना ई ब्राउन को कहा जाता है। आगे है, नीना ई ब्राउन ने किस पुस्तकालय की लाइब्रेरियन थी तथा किसकी असिस्टेंट लाइब्रेरियन थी? तो बोस्टन पुस्तकालय की लाइब्रेरियन व कोलंबिया पुस्तकालय की असिस्टेंट लाइब्रेरियन थी। अगला है, ब्राउने निगम आगम पद्धति का निर्माण किस देश में हुआ? तो यूएसए में हुआ। आगे है, ब्राउने निगम आगम पद्धति का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो पुस्तकालय में पुस्तक उधार देने के लिए। अगला प्रश्न है, निवार्क पद्धति में कितने पाठक कार्ड होते हैं? तो 1 होता है। अगला प्रश्न है, बोरोवर कार्ड जो है किस प्रणाली में प्रयोग किया जाता है? तो निवार्क प्रणाली में। आगे है, निवार्क की कार्य प्रणाली में कितने पंजीकरण फाइल आवश्यक हैं? 2। आगे है, डैट स्वचालित पद्धति का आविष्कार किसके द्वारा जो है किया गया तथा कब किया गया? तो राल्फ
अल्विंग ने जो है 1929 में किया था। अगला प्रश्न है, पुस्तकालय में डमी प्रणाली में डमी का साइज क्या होता है? तो पुस्तक के साइज के बराबर। आगे है RFID का पूरा नाम क्या है? तो रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस। आगे है RFID प्रणाली का संबंध किस विभाग से है? तो तकनीकी विभाग से। आगे है ये RF ही है, ई हो गया है। ID प्रौद्योगिकी का प्रयोग किस में जो है किया जाता है? तो परिसंचरण विभाग में किया जाता है। आगे है इंडियन बुक इन प्रिंट कहाँ से प्रकाशित होती है? न्यू दिल्ली से। आगे है परिग्रहण सूची इंडिया या एशियन लिस्ट इंडिया कब से प्रकाशित हो रही है? तो 1962 से। आगे है एशियन लिस्ट इंडिया का नाम बदलकर एशियन लिस्ट साउथ एशिया कब कर दिया गया? तो 1981 में। अगला प्रश्न है, एशियन लिस्ट इंडिया कहाँ से प्रकाशित होती है? न्यू दिल्ली से। इसकी आवृत्ति क्या है? तो ये मासिक है। रिसेंट इंडिया बुक का प्रकाशन कब से हो रहा है? तो 1975 से। और रिसेंट इंडिया बुक की आवृत्ति क्या है? तो ये त्रैमासिक है। आगे है रिसेंट इंडिया बुक कहाँ से प्रकाशित हो रही है? तो न्यू दिल्ली से। आगे है कि रिसेंट इंडिया बुक को जो है कौन प्रकाशित करता है? तो यह PBA करता है। आगे है इंडेक्स इंडियाना की आवृत्ति 1977 से क्या है? तो ये त्रैमासिक है। आगे है कि इंडेक्स इंडियाना की आवृत्ति 1981 से क्या कर दी गई? तो ये वार्षिक कर दी गई। आगे है कि इंडेक्स इंडियाना में प्रविष्टियों का व्यवस्थापन किस पद्धति के अनुसार किया जाता है? तो DDC के अनुसार। आगे हम इंडेक्स इंडियाना कितनी भाषाओं में प्रकाशित हो रहा है? तो 6 भाषाओं में। पूरी डिटेल जितने भी ये क्वेश्चंस हैं इनकी पूरी डिटेल के लिए आप मेरे RPSC लाइब्रेरियन की जो सीरीज है उसमें आप देख सकते हैं। इनको जो है पूरी मैंने जो है बना रखा है। एक मतलब 30 मिनट में जो है आप 30 ही प्रश्न देखते हैं, लेकिन उसके साथ पूरी डिटेल जो है एक प्रश्न से कितने प्रश्न को आप टोटल क्लियर कर सकते हैं वो टोटल चीज़ मैंने वहाँ पे बता रखा है, यहाँ पे नहीं बताऊँगा। आगे देखते हैं इंडेक्स इंडियाना के इंडेक्स के कितने भाग हैं? तो 3 भाग है। आगे है ब्राउनिंग निगम आगम पद्धति में पुस्तक पत्रक व पुस्तक थैली की साइज़ क्या होती है? तो पुस्तक पत्रक बुक कार्ड 4x2 इंच, पुस्तक थैली जो है या बुक पैकेट जिसे कहते हैं वो 5x3 इंच। आगे है इंडेक्स इंडियाना का प्रकाशन कब से हो रहा है? तो 1977 से। आगे है नेवार्क प्रणाली की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो जॉन कॉटन दाना के द्वारा। अगला प्रश्न है नेवार्क प्रणाली की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1900 में की गई थी। तो दोस्तों मैंने आपका अधिक समय नहीं लिया होगा, आई होप, ऐसा मुझे उम्मीद है कि आपका समय जो है बहुमूल्य है। तो अगर पसंद आया हो वीडियोस क्वेश्चन आंसर तो जो है चैनल को ज़रूर लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि आपको किस टॉपिक पे जो है वीडियो बनाया जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, ख्याल रखिए, धन्यवाद।